मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल साहब, कन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटियर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित एसोसिएशन के सब मेंबरान, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस बैठक में मुझे बुलाया है और आपने मेरे सामने आपकी समस्याएं रखी। ये भी बात सही है कि 6 करोड़ हमारे देश में ट्रेडर्स हैं और 25 करोड़ लोगों को उनके द्वारा रोजगार मिलता है और इसका रेट ऑफ ग्रोथ लगभग 15% है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आंकड़े अभी बड़े कम थे। जिस देश में 120 करोड़ लोग हों, वहां 6 करोड़ लोग केवल ट्रेड नहीं कर सकते, ये बढ़कर 50-60 करोड़ हैं। क्योंकि निश्चित रूप से देश कभी प्रगति करेगा जब ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड जब ही तड़ी बढ़ेगा जब ज्यादा लोग ट्रेड में आएंगे, और जो ट्रेड का दायरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बढ़ रहा है और निश्चित रूप से और लोग, हमारे खास तौर पे नौजवान लोग ट्रेडिंग करना चाहेंगे और ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि अनेक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं डिफरेंट ट्रेड्स के और ट्रेड स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं ये संख्या 6 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी और जो आपके ट्रेडर्स हैं वो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ट्रेड उन्नति नहीं करेगा तो हिंदुस्तान उन्नति नहीं करेगा। अगर हम ट्रेड को मजबूत नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा। हम अगर ट्रेड को बढ़ावा नहीं देंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि आज के दिन कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा। होता क्या है कि हम वहां बैठकर नीतियां तो बना लेते हैं, लेकिन बनाने से पहले ये ख्याल नहीं करते कि इस नीति का प्रभाव क्या होने वाला है। अभी मियां बीवी से भी बातचीत जरूरी है, कर चलेगा नहीं। और ये तो एक बड़ा भारी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। और मैं समझता हूं कि कोई भी ट्रेड पॉलिसी हिंदुस्तान में अगर कोई लागू करना चाहे, और देखो ट्रेड पॉलिसी ऐसी होती है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी लोगों को पता नहीं रहती। नीति मेज पे बनती है, उसको लागू करना जमीन पे है, और मेज और जमीन में बड़ा भारी अंतर होता है। तो जब तक इस बात को आप समझोगे नहीं, तब तक निश्चित रूप से सही ट्रेड पॉलिसी आप लागू कर नहीं पाओगे। तो पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा पेशा तो वकालत का है, लेकिन मैं मंत्रिमंडल में भी होते हुए आपका वकील हूं। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं। देखिए, किसी ट्रेडर के चेहरे पे ये नहीं लिखा कि वो जनता दल का है या जेडीयू का है या कांग्रेसी है या बीजेपी है। वो अपना धंधा करना चाहता है और चाहता है कि न तो बीजेपी, न कांग्रेस, न जेडीयू उसमें दखल अंदाजी करे। उसके चेहरे पे कोई किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और अगर हम उस गलती से उसके चेहरे को देखेंगे तो गलती हमारी होगी और खाई के हम जाएंगे और गलती हम देश के साथ कल्याण करेंगे। तो जब मेरे घर में कोई आता है, मेरे दफ्तर में कोई आता है, तो मैं अपने आप से ये सवाल नहीं पूछता क्या ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक व्यापारी है जो न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज के लिए व्यापार के द्वारा समाज में खुशहाली लाना चाहता है। तो उस नजरिए से मैं देखता हूं, और इसीलिए जो भी प्रवीण खंडेलवाल, ये देखिए वैसे मेरे पक्ष में ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हमारी दोस्ताना हो गया है
और जो ये कहते हैं थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। दोस्ताने में तो ऐसा होता ही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात सही है कि कभी मैंने इस बात को कभी नहीं सोचा। मुझे भी अपने कांग्रेसी बोलते हैं कि आपके पास प्रवीण खंडेलवाल इतना क्यों आते हैं। मैंने कहा भैया अगर आपको तकलीफ है तो आप भी आइएगा, आप क्यों नहीं आते। और तो हम निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और उसके पीछे एक सोच है। वो सोच ये है कि अगर मुझे उस कुर्सी पे बैठने का हक आप लोगों ने दिया, आप ही की वजह से मैं कुर्सी पे बैठा हूं और आप ही की वजह से आपने आज मुझे बुलाया, आप ही की वजह से मैं यहाँ आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो अगर आप ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि मुझे यहाँ पहुंचा दिया, तो मैं कौन होता हूँ आपको पूछने वाला। मुझे तो भाग के आपका काम करना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ मुझे बताया। ये मोहब्बत जो आपने दिखाई है मुझको, उसमें किसी न किसी के हम यहाँ बैठ के हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचते हैं। मैं सच बताऊं, जब हम उस कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारी नजर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होती है। हम उसमें कोई मतभेद नहीं करते, क्योंकि सभी सदस्य इस देश के, सभी नागरिक इस देश के, हमारे देश के नागरिक हैं। उनकी सोच अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनकी नीतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक हैं। और अगर हम कुर्सी पे बैठ के उनके काम नहीं करेंगे तो लानत है इस कुर्सी पे। हम इसलिए नहीं आए कि हम यहाँ बैठ के कोई धंधा करें, धंधा करेंगे आप, ठीक है। हम तो ऐसा रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप और अच्छा धंधा करो ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए ट्रेडर्स में। देखिए, ट्रेडर्स के भी कुछ कर्तव्य हैं और एक सबसे भारी कर्तव्य ये है कि उनको भी नेशनल वेल्थ में अपनी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए। अगर देश की जो वेल्थ है, आप ही लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप ही की भागीदारी की वजह से वो वेल्थ, वो धन बढ़ता है और उसमें आपका पूरा सहयोग होना चाहिए। जब तक वो पूरा सहयोग होगा तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई ऐसी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, ऐसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके ट्रेडर्स में है, वो है क्रेडिट की। हिंदुस्तान के व्यापारियों की प्रॉब्लम ही है, हिंदुस्तान की बिजनेस की ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप चाहते हैं, हमारा देश चाहता है, हमारी सरकार चाहती है कि आप विश्व स्तर पे कम्पीट कीजिए, यही चाहता है ना। अगर विश्व स्तर पे कम्पीट करने के लिए आपको साधन भी चाहिए। विश्व में क्रेडिट 1% पे मिलता है, यहाँ 12-14% पे मिलता है, तो कहां से आप कम्पीट करोगे। विश्व में जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको नहीं मिलती, तो आप कहां से कम्पीट करोगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विश्व का, जो डेवलप्ड कंट्रीज का है, वो आपके यहां नहीं है, तो आप कहां से कम्पीट करोगे। तो चाहते तो सरकार ये है कि आप विश्व में कम्पीट करो, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी की या लेस डेवलप्ड इकोनॉमी की हैं, तो आप कहां से। जब तक सरकार आपका हाथ पकड़ के वो सुविधाएं आपको प्रदान नहीं करती, तब तक आप कैसे विकसित कर सकते। मैं उदाहरण देता हूं, हालांकि मैं एफडीआई के पक्ष में हूं, मेरी आपसे कई बार चर्चा भी हुई है। हालांकि मैं एफडीआई के पक्ष में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक हम अपने व्यापार को पूरी तरह से दूसरे विदेशों के साथ नहीं तालमेल करेंगे, तब तक हम उनके साथ कम्पीट भी नहीं कर सकते। अब आपको मालूम है कि देखिए, जब इस देश में केवल 2 गाड़ियां बिकती थी, एक फिएट और एक हिंदुस्तान, 2 ही गाड़ियां मिलती थी, एम्बेसडर, ठीक है, तीसरी गाड़ी दिखती ही नहीं। फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज की और उस समय भी यही बात थी। तो हिंदुस्तान और फिएट का क्या होगा। सबसे पहले मारुति लाए, मारुति पे भी विरोध था। फिर हमने इकोनॉमी एक्सपैंड की और आज के दिन क्या है कि हम गाड़ियां खुद यहां बनाते हैं। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, इसी वजह से हुई है। आज के दिन जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री है, वो सारी दुनिया के ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। तो ये डर रहता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये डर रहता है
फार्मास्यूटिकल में भी यही बात है। हमने फार्मास्यूटिकल को लिबरलाइज किया तो आज के दिन जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, खासतौर पे मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर में डिस्कवरी हो रही है, क्योंकि बाहर के विदेशों का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग हो गया। बाहर के विदेश अगर वही चीज यहाँ बनाने लगे, वहां बनाने लगे तो वो बेच नहीं सकते, यहाँ बनाने लगे तो उनके सामने इंटरनेशनल मार्केट है। तो इस बात पे, लेकिन ये बात पे चर्चा होनी चाहिए, इस बात से आपके साथ तालमेल होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि आपका भी फायदा हो और हिंदुस्तान का भी फायदा हो। तभी हम चाहते हैं कि किसी तरीके से आप सारा ट्रेडिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करें, कंप्यूटराइजेशन करें। अगर आपके इंटरनेट द्वारा आपकी वस्तु जो यहाँ चांदनी चौक में आप बेचते हो, कोई अगर बाहर से खरीदना चाहे क्योंकि वो इंटरनेट पे है, तो आपको तो फायदा ही फायदा है, आपको नुकसान कहां से। लेकिन आपकी चीज स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। होता ये है कि जब हिंदुस्तान जब एम्बेसडर बिकी जाती थी तो वो मोनोपोली थी, उपभोक्ता को कोई चॉइस नहीं थी, उसको खरीदना है जितनी मर्जी प्राइस में खरीदना है, उसको कोई चॉइस नहीं है। जब लोगों के पास चॉइस होगी और व्यापारी अपनी चीजें इंटरनेट पे दिखाएंगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसका ये दाम है और दूसरे व्यापारी का ये दाम है, तो आपस में कंपटीशन होगा, तो जो बाहर का खरीदने वाला है वो सबसे अच्छी चीज सबसे कम दाम में खरीदेगा। और इस कंपटीशन के साथ क्या होगा कि ज्यादा लोग इन्वेस्ट भी करने लगेंगे और एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। तो ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक आदमी मध्य प्रदेश से यहां से कुछ खरीदना चाहता है तो वो क्यों इतनी दूर आए, पहले वो बुक कराए अपनी टिकट ट्रेन पे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर बाजार जाए, फिर पता करे कौन है कौन नहीं है, या किसी दोस्त को कह के करे कि ये मुझे ऐसा माल चाहिए, वहां पहुंचता वो देखता कि माल खराब है। लेकिन अगर आपके इंटरनेट पे वो वस्तु, उसकी प्राइस लिखी होगी, उसका स्टैंडर्ड लिखा होगा और ये पब्लिक को दिया होगा इंफॉर्मेशन, तो निश्चित रूप से उसको आने की जरूरत नहीं, वो टेलीफोन करके आपको ऑर्डर दे सकता है और आपकी चीज पहुंच सकती है। तो ये भी सोच हमें लानी होगी। ये सोच कल नहीं आएगी, लेकिन इसको हमें बढ़ावा देना होगा, क्योंकि अगर हमें बाजार को पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव करना है तो इसी तरीके से हो सकता है और कोई तरीका भी नहीं है। आपको क्रेडिट कम दाम पे मिलना चाहिए, ये एक नेशनल ट्रेडिंग के लिए एक क्रेडिट पॉलिसी अलग से होनी चाहिए। आपको कम रेट के इंटरेस्ट पे आपको लोन करना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह से सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडर की क्या है कि वो माल खरीदता है और माल बेचता है, उससे ज्यादा इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एडवांस में ले लेता है और आगे बेचता है और फिर जो पैसा है वो वापस दे देता है, अपना मुनाफा कमा लेता है। यही ट्रेडिंग है। तो उसमें ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन उसको यही है कि वो जो रोज के रोज इनकम टैक्स, रोज के रोज ये वो दैट, ये दिस दैट एंड दी अदर, वो नहीं चाहता कि मेरे कोई झंझट, रोज के रोज कोई इंस्पेक्टर आके खड़ा होगा। हमें भी विश्वास करना होगा, हमें पूरी तरह से आप पे विश्वास करना होगा और आपको भी पूरी तरह से सरकार के तरफ सहयोग करना होगा, तभी ट्रेड आगे बढ़ेगा। तो जहां तक फूड सेफ्टी का सवाल है, मैं आज आश्वासन दे रहा हूं कि जब तक आपकी सेफ्टी नहीं होगी तब तक फूड की सेफ्टी होगी। आपकी सेफ्टी सबसे आगे, फूड सेफ्टी उसके पीछे। और खैर 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो आपकी मोहब्बत की वजह से मैं दोबारा सुन के आ गया, फिर तो मैं वकालत यहाँ करूंगा, वो तो कह रहा हूँ